मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये एक 5th सेमेस्टर का आईटी डिपार्टमेंट का इलेक्टिव सब्जेक्ट है। जहाँ तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है मैं बता देता हूँ, ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें 80 मार्क्स तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, जिसमें कि 10 मार्क्स के आपके मिड टर्म रहेगा। फाइन। अगर मैं इसके बुक की बात करूं तो बुक आप लोगों ने वैसे भी एक बार पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके लिए बुक है। और बुक ऑथर की अगर मैं बात करूं तो बुक ऑथर इज़ Pressman. So this book is just like a Bible for the software engineer. Fine. So let's start. Let's start with the subject. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, विच इज़ नोन एज Y2K बग। ये क्या चीज़ है और इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, ये मैं आपको बताता हूँ। Y2K बग है, जब ईयर 2000 आया था तब एक प्रलय आई थी। सबने सुना होगा कि ये बग आ गया है, ये सारे कंप्यूटर्स को ख़त्म कर देगा, सारे सॉफ्टवेयर्स को ख़राब कर देगा। तो मैं आप लोगों से Y2K बग को, ये एक तरह का बग था, एक तरह का वायरस था। ये क्या वायरस था और ये क्या था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो जब प्रीवियसली कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे और जब बन रहे थे, तब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता था, जो डेट होती थी वो डेट कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी। लेट सपोज अगर मैं आज की तारीख लिखूँ 8 जुलाई, जुलाई को मैं लिखूँगा 0807 और अभी जैसे चल रहा है क्या 20। तो यहाँ पे देखा आपने ये किस फॉर्मेट में है, ये है फॉर्मेट DD MM YY। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब मैं सिर्फ YY के फॉर्म में ईयर को ले रहा हूँ, मतलब सिर्फ 2 डिजिट में ले रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और 2000 से पहले की बात करते हैं। लेट सपोज मैं एक डेट लिखता हूँ 0, किसी एक बंदे का जन्म हुआ 08 1998, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज उस वाले कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँगा तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा 080798। फाइन। अब मैं एक और बच्चे की बात करता हूँ जिसने जन्म लिया लेट सपोज 26/10/2001 में। तो 2001 या 2000 भी बोलूँ मैं, तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा 00। फिर मान लीजिए एक और बच्चे ने जन्म लिया 1 अप्रैल को, फूल्स डे को, और इसने लिया 2002 में। तो पुराने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैं किस तरीके से डेट लिखूंगा उसकी, इस तरीके से। तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें क्या है? इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि अगर मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म को देखूंगा जब, तो वो क्या है 0807 1998 26/10/2000 01 04 2002। लेकिन जब पुराने कंप्यूटर्स थे, जो 2000 से पहले के कंप्यूटर्स थे, वो इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसको लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बंदा, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ M1, इसको नाम दे देता हूँ M2, इसको नाम दे देता हूँ M3। तो जो मेरे M1 की एज है वो बट ऑब्वियस है ज़्यादा होने वाली है M2 की एज से और M3 की, और M2 की एज जो होगी वो M3 की एज से होगी। लेकिन जब मैं इस नॉमेनक्लेचर को देखता हूँ तो इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्योंकि जब हम ईयर की बात करते हैं, जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो 00 क्या हो गया, ये 00 कंप्यूटर ने किस तरीके से ले लिया इसको 2000 ना लेके इसने 1900 ले लिया इसको। ये 2000 में तो गया ही नहीं, ये क्या चला गया 1900 में।
अब 1900 तो बट ऑब्वियस है 1998 से बड़ा होने वाला है, तो उस केस में क्या हो गया, ये तो मेरा ओरिजिनल केस था, लेकिन जो ये वाला जो केस था Y2 के बग वाला, उस केस में क्या हो गया, M3 की एज, सॉरी M2 की एज ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो कब पैदा हुआ, 00 में। मतलब कि क्या हो रहा है, कंप्यूटर उसको क्या समझ रहा है, वो पैदा हुआ है 26/10/1900 में, और जब वो इसको रीड कर रहा है तो वो उसको कैसे रीड कर रहा है, ये पैदा हुआ है 1 अप्रैल 1902 में, और इसको कैसे रीड कर रहा है वो 08/07/1998। तो ये सबसे बड़ा Y2 के वक्त है। तो इस केस में क्या हो गया, M2 की ये सबसे बड़ी हो गई, उसके बाद क्या हो गया 1902, मतलब कि ये M3 की एज ज़्यादा हो गई, और सबसे छोटा कौन बन गया, M1, जबकि ओरिजिनल में होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए। तो जब जैसे ही 2000 आया, 2000 आने से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने क्या करा कि जो मेरा ये फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट को चेंज करके उसने बना दिया DDMMYYYY। तो आज आप जब भी डेट सेलेक्ट करते हो आपके डेट ऑफ बर्थ की या कंप्यूटर की, हमेशा आपको इस फॉर्म में वो ईयर को पूछता है। तो हमेशा आपको याद रहेगा ये, हाँ 1989 में पैदा होगा तो बट ऑब्वियस है ये बड़ा होगा, अब जैसे वो 2020 में जो पैदा होगा वो बट ऑब्वियस है छोटा होगा। तो इस तरीके से Y2 के बग को रिमूव किया गया। तो वो इस फॉर्मेट से कहाँ चेंज हो गया, वो DDMMYYYY। तो ये था Y2 के बग। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा अटैक होने वाला था, सारे के सारे सिस्टम्स ख़राब होने वाले थे, लेकिन टाइम रहते हुए डेवलपर्स ने उसको सही किया, और सही करते हुए उन्होंने इस तरीके से फॉर्मेट किया। तो यहाँ से मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ Y2 के प्रॉब्लम से, और उसके बाद हम सबसे पहले अब हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द प्रोडक्ट that software engineer design and build and used by everyone directly or indirectly। तो सॉफ्टवेयर एक तरह का एक पीस ऑफ कोड है, ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसको कि इंजीनियर्स जो होते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं, डेवलप करते हैं और बिल्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर इज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड द डिजायर्ड फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को पता ही है, जब भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं तो सबसे पहले अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट और डिजायर्ड आउटपुट विल डेवलप इट, जो कि हमें एक डिजायर्ड आउटपुट और डिजायर्ड रिजल्ट्स को। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर दैट एनेबल्स द प्रोग्राम टू एडुकेट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एडुकेटली वो मैनिपुलेट करता है। दीस आर डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, एक तरह का यूज़र मैनुअल है, वो क्लाइंट को देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी यूज़र मैनुअल से उसको पता चलता है किस तरीके से उसको इस सॉफ्टवेयर को काम में लेना है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई द सॉफ्टवेयर इज इम्पॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज इन एवरी सेक्शन इंक्लूडिंग द कॉमर्स, कल्चर एंड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सॉफ्टवेयर आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंसर्ट हो चुका है कि हम लोगों की एक तरह की नीड बन चुकी है। जैसे कि अगर आज मैं कहूँ कि रोटी कपड़ों में मकान, तो रोटी कपड़ा और सॉफ्टवेयर हो चुका है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आजकल हर चीज़ में सॉफ्टवेयर बन रहा है, डेवलप हो रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज डेवलप्ड। तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, इट इज़ डेवलप्ड और इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, सॉफ्टवेयर कभी भी फटता नहीं होगा, एक फिजिकल एंटिटी नहीं है सॉफ्टवेयर, तो कभी फटता नहीं है। अब हम बात करेंगे द प्रोसेस क्या होता है। When we build a product or system, it is important to go through a series of predictable steps, or in other words, a roadmap that helps to create a timely, high quality result. This roadmap is called the software process.
एक रोड मैप होता है। प्रोसेस मतलब एक फ्लो, किस तरीके से मेरे को सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। इट इज़ नथिंग बट द फ्लो और द रोड मैप। जैसे कि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर मॉडल्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके अंदर होते हैं प्लानिंग्स की जाती हैं, उसके अंदर माइलस्टोन सेट किए जाते हैं, डेडलाइन सेट की जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू द डेडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द माइलस्टोन वी हैव टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर टाइमली सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं किया गया तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से हमारी कंपनी फेलियर में हो सकती है। तो प्रोसेस को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ये डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर मैनेजर्स के थ्रू। दो पार्ट होते हैं इसमें, एक तो होता है सॉफ्टवेयर मैनेजर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो डेवलपमेंट का काम करता है, सॉफ्टवेयर मैनेजर सारी टाइम लिमिट्स डिसाइड करता है, कब पिकअप करेगा, कब हमारा टेक ऑफ करेगा सॉफ्टवेयर, कब हमारा डिप्लॉय होगा, कब उसकी टेस्टिंग होगी, कब प्रोसेस डेवलप होगा, कब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये सारी की सारी डेडलाइंस कौन डिसाइड करता है? सॉफ्टवेयर मैनेजर। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये टाइमली नहीं हुआ तो हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इट प्लेज अ वेरी की इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे। कोई बता सकता है इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? इसके कोई स्टेप्स नहीं होते। इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आज मान लीजिए मेरे को किसी ATM मशीन का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर मेरे को स्टॉक एक्सचेंज का एक सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेरे को एक वेबसाइट डेवलप करनी है उसकी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अलग होगी, उसकी एक सॉफ्टवेयर स्टेप्स अलग होंगे, ज़्यादा वी कैन से। तो हर चीज़ का एक स्टेप अलग अलग होता है, हर चीज़ के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का स्टेप अलग अलग होता है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का कोई एक फिक्स स्टेप नहीं है कि ऐसे ही करना है कि साहब ऐसे किया ऐसे हो जाएगा, नहीं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके स्टेप्स को बनाया जाएगा। तो दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। फाइन स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हम आपको असाइनमेंट भी देंगे किस तरीके से आपको असाइनमेंट करना है। थैंक यू।